राजनीतिक व्यवस्था का संकट भाग 2। आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आपातकालीन घटनाक्रम व परिणाम। पिछले वीडियो के एंड में हमने स्टडी की कि 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। कारण हम पढ़ चुके हैं कि कौन से कारण रहे थे कि इंदिरा गांधी ने आपातकालीन की घोषणा करवाई। फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने इसको जो है लागू किया था। तो आपातकालीन जो घटनाक्रम और परिणाम है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये तो आपको पता होगा कि जब आपातकाल लगा तो उस समय जो मुख्य घटनाक्रम था वो था विरोध आंदोलनों को समाप्त करना। यानी कि जो विरोध आंदोलन उस समय चलाए जा रहे थे तो मुख्य रूप से उनको रोकने के लिए ही ये आपातकाल लगाया गया था, क्योंकि पूरे देश में जो माहौल था वो इंदिरा गांधी और सरकार के खिलाफ हो गया था। तो ये जानते हैं कि आपातकालीन घटनाक्रम क्या था और इसके परिणाम, इसके बारे में हम जानते हैं। घटनाक्रम में आप ये लगा सकते हैं कि उस दौरान क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हड़ताल व धरनों पर रोक। देश में जितने भी हड़ताल चल रही थी या धरने प्रदर्शन चल रहे थे उन सब पे रोक लग गई और जो है ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो हड़ताल कर रहे थे या धरने पर थे। दूसरा आता है प्रेस पर प्रतिबंध। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो है जिक्र किया था कि 25 जून की रात को ही जो मुख्य जो समाचार पत्र थे उनके कार्यालयों की और समाचार पत्र के जो जहां भी प्रिंट होते थे उनकी बिजली काट दी गई थी। तो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनके एक तरह से हम कहते हैं सेंसरशिप जिसको हम कहते हैं वो लागू कर दी गई। यानी कि अब समाचार पत्रों को कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये था प्रेस पर प्रतिबंध। आरएसएस और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी तरह की गड़बड़ी को, सामाजिक गड़बड़ी को और सांप्रदायिक जो है जो समस्याएं हैं उसको उत्पन्न होने से रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी इन दलों पर, ये जो एक तरह से संगठन थे, इनके ऊपर रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि किसी प्रकार की भी सामाजिक समस्या उत्पन्न ना हो। इसके बाद मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। जीवन का अधिकार छोड़कर अगर हम बात करें, इवन की अनुच्छेद 32 भी निष्प्रभावी हो गया कि लोग न्यायालय तक भी नहीं जा सकते थे इसके खिलाफ। तो ये मौलिक अधिकार जो है उस समय निष्प्रभावी हो गए थे। सारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास आ गई थी, राज्य सरकारों की शक्तियां खत्म हो गई थी। इसके बाद निवारक नजरबंदी जिसको हम प्रोटेक्टिव डिटेंशन बोलते हैं, निवारक नजरबंदी और मीसा, MISA, मीसा मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये इंदिरा गांधी ने लागू कर दिया। निवारक नजरबंदी क्या होती है कि किसी को गिरफ्तार करना है, यानी कि किसी को नजरबंद कर लेना। यानी कि अगर किसी ने गुनाह किया है, किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन निवारक नजरबंदी में क्या होता है, बिना अपराध किए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है या नजरबंद कर दिया जाता है। वो किस उपलक्ष्य में किया जाता है कि अगर उसके ऊपर संदेह हो कि ये कोई अपराध कर सकता है या इसके आजाद घूमने से कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, किसी वर्ग को नुकसान हो सकता है, तो इसे लेकर अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, नजरबंद किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं निवारक नजरबंदी। और मीसा के अनुसार तो बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये दोनों ही चीजें हैं आपस में जुड़ी हुई है। निवारक नजरबंदी के दौरान जो है बहुत सारे नेताओं को उस वक्त जो है गिरफ्तार किया गया था। अब आते हैं कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जैसे गुजरात और तमिलनाडु विधानसभाएं उस समय निरस्त कर दी गई थी, भंग कर दी गई थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपातकालीन घटनाक्रम और परिणामों के बारे में कि उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। हालांकि आपातकाल का विरोध या मुखालफत भी हुई थी, उसके बारे में अभी हम जो है स्टडी करते हैं। आपातकाल का विरोध या प्रतिरोध की घटनाएं अगर हम देखें तो इन पॉइंट्स में हम इसको समझ सकते हैं कि भाई आपातकाल का किस प्रकार से उस समय विरोध हुआ था। हालांकि आपको पता होगा कि 25 जून और 26 जून को ही जो है बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद मीसा लागू होने के बाद, निवारक नजरबंदी जो है उसको लागू करने के बाद में बहुत सारे नेता जो है तकरीबन 700 के आसपास नेता जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। और बाद में शाह आयोग आया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो इसमें हम देखते हैं कि उस समय जो विरोध हुआ था वो कैसे हुआ था। सबसे पहले अनेक नेताओं द्वारा सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई गई।
जो नेता गिरफ्तार होने से बच गए वो भूमिगत हो गए। बाद में उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है मुहिम चलाई थी। इसमें बहुत सारे नेता थे, मुख्य नेता भी थे। दूसरी बात, सेंसरशिप का विरोध हुआ। सेंसरशिप जो लगाई गई थी वो प्रेस पर प्रतिबंध था, यानी कि समाचारों को कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेनी होती थी। सेंसरशिप हमने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में, तो इसका विरोध भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर थे, इन्होंने सेंसरशिप का पूरी तरह से विरोध किया। अगर हम और आगे बात करें तो सेमिनार, ये भी एक न्यूज़पेपर था, और मेन स्ट्रीम, इन न्यूज़पेपर ने सेंसरशिप का पालन करने से, यानी कि उसको लागू होने के बाद में उसका पालन करने की बजाय बंद हो जाना उचित समझा। तो ऐसे न्यूज़पेपर बंद भी हो गए जो सेंसरशिप के पूरी तरह से विरुद्ध में थे। और इसी प्रकार से स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर ने इसका विरोध किया। इसके बावजूद भी न्यूज़लेटर व लीफलेट्स जो है छपते रहे और गुपचुप तरीके से सरकार का विरोध करने के लिए इस प्रकार के न्यूज़लेटर और लीफलेट जो है छापे गए थे। इसके बाद अवार्ड्स और पदवियां जो है वो विभिन्न लोगों ने वापस लौटा दी। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो फणीश्वर नाथ रेणु ने अपना जो है पद्मश्री का जो पदवी थी उन्होंने वापस लौटा दी। इसी तरह से जो कन्नड़ लेखक शिवराम करांत का नाम आता है, जिनको पद्म भूषण मिला हुआ था, उन्होंने भी अपनी पदवी जो है वापस लौटा दी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपातकाल का जो विरोध है वो भी बिल्कुल जो है साधारण नहीं था, इसका पूरा विरोध हुआ था। लेकिन ये कुछ ही लोगों द्वारा किया गया था, एक बड़े स्तर पर यह विरोध नहीं हो पाया था। तो आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि क्या आपातकाल जरूरी था, क्या इमरजेंसी लगाना जरूरी था, इस पर डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है क्या आपातकाल जरूरी था। इसके साथ ही हम 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे और 39वें तथा 42वें संशोधन के बारे में भी पढ़ेंगे जो आपातकाल के दौरान पास किए गए थे, आपातकाल के दौरान किए गए थे सरकार के द्वारा। क्या आपातकाल जरूरी था? अगर हम सरकार का पॉइंट देखें, उस समय जो इंदिरा गांधी ने जो शाह को जो चिट्ठी लिखी थी उसके अंदर अगर हम देखें तो उनका कहना था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इन आंदोलनों पर कंट्रोल करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए आपातकाल की जो व्यवस्था है वो लानी जरूरी थी, आपातकाल को लागू करना जरूरी था। लेकिन अगर बाद के जो भी जितने भी जो है निष्कर्ष निकाले गए और नेताओं की जो दलीलें थी उसके आधार पर और घटनाक्रम को देखते हुए और शाह आयोग जो जनता पार्टी की सरकार ने मई 1977 में जस्टिस जे सी शाह जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में इस आयोग को स्थापित किया गया, इसकी स्थापना की गई। शाह आयोग के नाम से हम इसको जानते हैं। तो शाह आयोग की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उस दौरान 676 नेताओं को गिरफ्तार किया गया और 1,11,000 लोगों को कुल मिलाकर जो है इसमें छोटे बड़े सभी नेता थे, इनको निवारक नजरबंद किया गया था, यानी कि प्रोटेक्टेड जो डिटेंशन है इनकी की गई थी। तो इस प्रकार से उस समय ये भी आरोप लगा सरकार के ऊपर कि इसी दौरान बहुत सारे अत्याचार का आरोप भी लगा और साथ में ही पुलिस हिरासत के अंदर लोगों की मौत भी हुई थी। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपातकाल लगाना कितना जरूरी था, कितना सही था, कितना गलत था, अगर इस बात को हम देखेंगे तो शाह आयोग ने भी ये लिखा कि भाई उस समय जो आपातकाल लगाया गया था उसकी परिस्थितियां जो है उस समय नहीं बनी थी, क्योंकि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है जब बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो। तो उस समय किसी प्रकार का सशस्त्र विद्रोह है जो सामने नहीं आया था। अगर आप गुजरात और बिहार के आंदोलनों को देखेंगे या रेलवे हड़ताल को देखेंगे या लोगों द्वारा जो किए गए शांतिपूर्वक जो धरने और प्रदर्शन थे उनको देखेंगे तो उनमें किसी भी प्रकार से सशस्त्र विद्रोह का जो है कोई भी मामला सामने नहीं आया था। इवन जयप्रकाश नारायण ने जो बिहार आंदोलन को लीड किया था उससे पहले उन्होंने शर्त भी रखी थी छात्रों के सामने कि भाई ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होगा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा आप लोग नहीं करोगे। तो ये आंदोलन जो है अहिंसक आंदोलन थे जिसमें पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह नहीं थे। तो इस प्रकार से आपातकाल को लगाना जरूरी नहीं था। उस समय कोई दूसरे रास्ते से भी ये सब जो व्यवस्थाएं थी उनको सुचारू बनाया जा सकता था या जो समस्याएं थी उनका समाधान हो सकता था। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि उस दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया सरकार ने। हालांकि बाद में जो मध्यम वर्ग था वो शुरू में बड़ा खुश हुआ कि सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक
जो है नियंत्रण हुआ है और जो जन आंदोलन हो रहे थे वो बंद हो गए हैं। लेकिन बाद की अगर हम बातें करेंगे तो सरकार ने 1975 के बाद की जो भी नीतियां आई, चाहे उसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम था जिसमें किसान और खेतीहर मजदूरों के लिए और भूमि सुधार के लिए, भू पुनर्वितरण के लिए या बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना, इस तरह के कार्यक्रम शामिल थे। लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर हम देखेंगे तो उस समय सरकार की जो नीतियां थी वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, या ये कह सकते हैं कि सरकार के जो वायदे थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो ये हम बता सकते हैं कि आपातकाल के दौरान। इसके बाद आते हैं आपातकाल के दौरान 39वां और 42वां संशोधन। 39वें संशोधन के अनुसार जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और स्पीकर, इनके चुनाव से संबंधित या नियुक्ति से संबंधित जो भी मामले थे वो न्यायपालिका के पास जाने से रोक दिए गए, यानी कि न्यायपालिका की जो शक्तियां थी वो यहाँ पे रोक दी गई। और इनसे रिलेटेड मामले को सुलझाने के लिए ये बताया गया कि एक आयोग जो है वो गठित हुआ और इस आयोग के पास ही ये मामले जाएंगे और यही इनको समाधान देगा। 42वें संशोधन के अनुसार जो देश की विधायिका है, जिसको हम संसद कहते हैं, उसमें लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 वर्ष कर दिया गया था। और ये भी व्यवस्था की गई कि आपातकाल के दौरान हम सरकार का जो कार्यकाल है वो 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो 5वां लोकसभा जो इलेक्शन था, 5वीं लोकसभा के इलेक्शन 1971 में हुए थे, तो वो अब कब हो सकते थे, 1976 की बजाय 1978 में हो सकते थे। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य परिवर्तन थे जो उस समय लागू किए गए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है इसका परिणाम, मुख्य प्रभाव निकल के सामने आया, और 1977 के चुनाव के बारे में भी आगे हम स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।